नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और हिमालय का पूरा अध्ययन करने के बाद हमने हिमालय का पूरा अध्ययन किया, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसके अलावा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, इन सभी का अध्ययन करने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मुख्य रूप से हमने पिछली क्लास में उत्तर भारत को पूरा का पूरा कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उनको देख लीजिए। आज हम उत्तर भारत से आगे बढ़ेंगे और आज हम मध्य भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं, जो पर्वत शिखर हैं, या मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, वो है प्रायद्वीपीय पठार के कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें आज हम पढ़ेंगे अरावली को, विंध्याचल को, सतपुड़ा को। इनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस टॉपिक का जो नाम है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले हम यहां पर यह समझें कि प्रायद्वीप क्या होता है और पठार क्या होता है। विद्यार्थियों, प्रायद्वीप की अगर हम बात करें कि प्रायद्वीप क्या है, तो प्रायद्वीप भूमि का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके तीन ओर पानी हो। भूमि का एक ऐसा खंड जिसके तीन ओर आपको जल मिले, तो ऐसे भूखंड को हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत में बिल्कुल ऐसा है। भारत में यदि हम देखें तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हमें हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो भारत के तीन ओर जल है, पूर्व में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी। इस वजह से भारत एक प्रायद्वीप है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा भूमि का टुकड़ा जिसके तीन ओर जल हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और अगर चारों ओर जल हो जाए तो उसे हम द्वीप कहते हैं। विद्यार्थियों, तो ये तो बात हुई प्रायद्वीप की, तो भारत प्रायद्वीप है। अब चूंकि हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार, तो आपको यह भी पता होना चाहिए पठार क्या होता है। विद्यार्थियों, पठार भूमि से उठे हुए ऐसे खंड हैं या ऐसे उठे हुए भूखंड जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई औसतन 600 मीटर से कम होती है या 600 मीटर के आसपास होती है, ऐसे भूखंडों को हम पठार कहते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्थलखंड समुद्र तल से जितने ऊंचे होंगे उसी के आधार पर उनका विभाजन किया जाएगा। जैसे अगर हम मैदानों की बात करें तो मैदानों की समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो सामान्य से 150 मीटर तक होती है। तो ऐसा कोई भूमि का खंड है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर तक है, तो हम उसे मैदान कह देते हैं। ऐसा कोई खंड जिसकी ऊंचाई 150 से 600 मीटर तक है, तो हम उसे पठार कह देते हैं। और ऐसा कोई भूखंड जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से भी अधिक है, तो हम उसे पर्वत कह देते हैं। तो ये आज बात होगी प्रायद्वीपीय पठार की। यानी प्रायद्वीप का मतलब है ये पूरा का पूरा इलाका, और पठार का मतलब यहां पर यह हुआ कि यहां जो भी हम पर्वत देखेंगे वो मुख्य रूप से औसतन 600 मीटर तो ऊंचे हैं ही। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहां जितने भी हम पर्वत पढ़ेंगे वो औसतन 600 मीटर ऊंचे तो हैं, इसी वजह से हम उन्हें पठार की श्रेणी में शामिल कर रहे हैं। अब यदि हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, यानी भारत के इस दक्षिणी हिस्से की बात करें, तो विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय पठार जो बना है मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो बना है वो मुख्य रूप से आग्नेय यानी इग्नियस रॉक और कायांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फस, तो इन दो प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है प्रायद्वीपीय पठार। पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका निर्माण किन प्रकार के शैलों से मिलकर हुआ है। तो आप जवाब देंगे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित शैलों से हुआ है, यानी इग्नियस और मेटामॉर्फस रॉक से मिलकर बना है हमारा पेनिनसुलन यानी प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। यदि हम इसकी आकृति की बात करें विद्यार्थियों, यदि हम प्रायद्वीपीय पठार के आकृति की बात करें, इस क्षेत्र के आकृति की बात करें, तो आप देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से एक त्रिभुज है, ठीक है। यदि हम आकृति की बात करें तो ये बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप में है। आप बड़ी आसानी से इसको पहचान सकते हो कि ये एक त्रिभुज के आकार में है। यदि हम इसका विस्तार देखें, विस्तार से मतलब यहां से, ठीक है, मैं यहां लाइन जो खींच रहा हूं, ये लाइन है विद्यार्थियों कर्क रेखा, ठीक है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन है विद्यार्थियों कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर जा रही है। तो हम यहां से अगर इसका विस्तार देखें
तो उत्तर से यदि दक्षिण तक की लंबाई हम देखें प्रायद्वीपीय पठार की, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यदि हम प्रायद्वीपीय पठार की देखें तो वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 1600 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है 1400 किलोमीटर। ध्यान रखना, पेपर में यह आपसे पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है। तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है 1600 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिमतम विस्तार है 1400 किलोमीटर। ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ये हमने सामान्यतः परिचय लिया प्रायद्वीपीय पठार का कि ये क्या है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, किस तरीके का आकार है इसका, इत्यादि इत्यादि चीजों को हमने जाना। अब यहां हम एक एक करके चर्चा करेंगे विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं की। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, वो चर्चा होगी अरावली की। ठीक है, जो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे वो चर्चा है किसकी, वो चर्चा है अरावली की। एक एक करके हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा होगी विद्यार्थियों यहाँ पर अरावली की। अरावली किधर है? तो अरावली जब आप मैप पे देखोगे, अपने मैप पे यदि हम यहाँ देखें तो ये जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ये श्रृंखला है विद्यार्थियों अरावली पर्वत श्रृंखला। यदि आप भारत के नक्शे पे इसको देखने जाओगे तो ये आपको मिलेगी गुजरात से लेकर दिल्ली तक, जिसका मुख्य रूप से विस्तार आपको मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ध्यान रखना, उत्तर पश्चिमी इलाका है ये भारत का। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला। और यदि हम अरावली की बात करें तो अरावली जो है विद्यार्थियों दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है, यानी सबसे पुरानी है ये। भारत में अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सीधा सा आपका जवाब आएगा भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। तो भारत की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है विद्यार्थियों अरावली। ठीक, अगर हम देखें कितनी पुरानी है तो भैया ये 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ध्यान रखना, 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है ये श्रृंखला। मिलियन का मतलब यानी 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो आप इसमें देख लीजिए कितनी पुरानी है ये। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख और ये जो है तकरीबन 600 मिलियन साल पुरानी है अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब चूंकि इतनी पुरानी है, 600 मिलियन साल पुरानी है, तो इस वजह से वर्तमान में इसकी स्थिति यदि हम देखें तो वर्तमान में जो बाहिरजात बल होते हैं, हमने थोड़ी सी इनकी चर्चा की थी लास्ट लेक्चर में, अंतर्जात बल और बाहिरजात बल। जब हमने कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ा था तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने नहीं देखा है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आपको इसके टर्म ही समझ में नहीं आएंगे, देखिए कोई भी विषय हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, वो कठिन या सरल तब होता है जब आप उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और समझ कब नहीं पाते? जब आप उसके शब्द समझ में नहीं आते। और शब्द समझने के लिए जरूरी है कि आप उससे जुड़े हुए जो भी टर्म है वो आप क्लियर रखो माइंड में। अब आपको नहीं पता अंतर्जात और बाह्यजात बल कहाँ है तो फिर ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये समझना बेहद जरूरी है। तो बाहिरजात बलों ने, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है, वर्षा हो गई, वायु हो गई, इनकी वजह से क्या है, इनकी वजह से जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये बेहद घिस चुकी है, बहुत ज्यादा घिस गई है ये। ठीक है, बाहिरजात बलों के कारण जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो घिस चुकी है, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, और इसी वजह से वर्तमान में हम इसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी श्रृंखला में आती है, किस प्रकार की श्रृंखला में शामिल है या किस प्रकार का पर्वत है। तो आप जवाब देंगे अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, लोकेशन हमने देखी कहां पर है, लोकेशन है इसकी गुजरात से दिल्ली तक। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें कि लंबाई कितनी है इसकी, तो लंबाई है विद्यार्थियों इसकी 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है अरावली पर्वत श्रृंखला। यदि हम क्षेत्र देखें तो क्षेत्र है गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है।
यदि हम देखें कि अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत सामान्य सा है कि अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए। तो अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है विद्यार्थियों गुरु शिखर। ध्यान रखना, अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है गुरु शिखर। अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है विद्यार्थियों गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर है माउंट आबू में। माउंट आबू जगह आपने बहुत सुनी होगी, ठीक है, राजस्थान में है, उदयपुर के निकट। तो यहीं पर है विद्यार्थियों गुरु शिखर, जो कि अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें कि गुरु शिखर कितना ऊंचा है, तो गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो मैंने आपको बताया कि अरावली श्रृंखला जो है गुजरात से दिल्ली तक स्थित है। इसीलिए जब ये श्रृंखला दिल्ली में पहुंचती है, हालांकि काफी घिस चुकी है, तो दिल्ली में जब ये पहुंचती है तो दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अरावली श्रृंखला को दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे मूल रूप से अंग्रेजों ने बनवाया था 1927 के बाद, उस समय उसको वायसराय हाउस कहा जाता था, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है विद्यार्थियों, वो अरावली श्रृंखला पर ही बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, दिल्ली रिज पर ही बना हुआ है। तो ये बात पेपर में पूछी गई थी एक बार, इस वजह से मैंने आपको बताया। तो हमारा राष्ट्रपति भवन जो है अरावली श्रृंखला पर ही बना हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखें तो अरावली के पश्चिम से माही व लूनी नदी निकलती है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, अरावली के पश्चिम से माही तथा लूनी नामक नदियां निकलती हैं अरावली के पश्चिम से। इसमें माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही कहां से निकलती है? अरावली के पश्चिम से। और जो लूनी नदी है विद्यार्थियों, ये एक अल्पकालिक नदी है। अब नदियों के कई सारे प्रकार होते हैं, पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, अल्पकालिक नदी। तो जब हम नदी पढ़ेंगे तब ये डिटेल में आएगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अल्पकालिक नदियां वे नदियां होती हैं जो अपने अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच पाती। अंतिम स्थान से मतलब कोई भी नदी जब पहाड़ों से निकलती है, जैसे हम गंगा की बात करें तो गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकल के कहाँ जा रही है? समुद्र में जा रही है ना, बंगाल की खाड़ी में जा रही है। लेकिन कुछ अभागी नदियां ऐसी होती हैं जो अपने अंत तक पहुंच ही नहीं पाती, रास्ते में ही समाप्त हो जाती हैं। उन्हें कहा जाता है अल्पकालिक नदियां। वे नदियां जो अपने मुहाने तक, अपने समुद्र के किनारे तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें हम अल्पकालिक नदियां कहते हैं। और लूनी एक अल्पकालिक नदी है। कहां से निकलती है? अरावली के पश्चिम से। तो ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया अरावली पर्वत श्रृंखला को। अब हम थोड़ा नीचे आ जाएं तो ये जो आपको गुजरात में 3 पहाड़ियां देखने को मिल रही हैं, इनके बस आप नाम पता कर लो, बाकी और कुछ भी यहां पर महत्वपूर्ण नहीं है। गुजरात में जो आपको 3 पहाड़ियां दिख रही हैं, मतलब 3 नहीं है, वो तो मैंने सिंबल बनाया है। ये जो पहाड़ियां आपको गुजरात में दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है गिरनार की पहाड़ी। इन्हें क्या कहते हैं? गिरनार की पहाड़ी। और यहीं पर इन्हीं गिरनार की पहाड़ियों के दक्षिण में, यानी यहां अगर हम एक श्रृंखला और बना दें, ठीक है, तो इन श्रृंखलाओं को हम कहते हैं विद्यार्थियों, ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, इन श्रृंखलाओं को हम कहते हैं गिर की पहाड़ियां। गिर की पहाड़ियां काफी फेमस है क्योंकि इन्हीं गिर की पहाड़ियों के आसपास बनाया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो चाहे तो गिर की पहाड़ी आ जाए या गिरनार की पहाड़ी आ जाए, तो गिरनार की पहाड़ी अथवा गिर की पहाड़ी, ये दोनों कहाँ अवस्थित हैं विद्यार्थियों? गुजरात में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। इनके जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो अरावली का हमने अध्ययन किया, उसके बाद हमने इन छोटी सी पहाड़ियों को 2 लाइनों में समझा। अब हम यहां पर नीचे की ओर आते हैं और ये जो श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जरा इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे ही आप कर्क रेखा से नीचे की ओर बढ़ोगे, ये कर्क रेखा आप देख सकते हैं, तो जैसे ही आप कर्क रेखा से नीचे की ओर बढ़ोगे तो मुख्य रूप से आपको 3 विशाल पर्वत श्रृंखलाएं एक के बाद एक देखने को मिलेंगी। इन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को हम विंध्याचल श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला और अजंता श्रृंखला के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों,
ये तीनों बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी है वो श्रृंखला? सबसे ऊपर विंध्याचल, उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा, ये जो आपको तीन दिखाई दे रही है तीनों सतपुड़ा का ही हिस्सा है, ठीक है। विंध्याचल, सतपुड़ा और सतपुड़ा के नीचे अजंता, ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं बैक टू बैक हैं और ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने का प्रवेश द्वार है। यानी अगर आपको स्थल के मार्ग से, जमीन के रास्ते से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाना है तो आपको हर स्थिति में इन तीन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, इनको पार करना ही होगा, ठीक है। आप ट्रेन से जाओगे तब भी आप देखोगे एमपी को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो ये सारी के सारे पठारी इलाके आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कभी वाया ट्रेन चेन्नई गए हों या दक्षिण भारत में कहीं भी गए हों तो ये आपको पूरा स्थलखंड देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप बाई एयर चले जाएं, तब तो ये पड़ेगा ही नहीं, लेकिन ज़मीन से यदि आप जाओगे तो ये इलाका आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, यदि हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये दक्षिण का प्रवेश द्वार है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। हम ये भी कह सकते हैं, पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी श्रृंखला अलग करती है। तो कुछ भी समझ लीजिए, चाहे तो प्रवेश द्वार समझ लीजिए या अलग करने वाला समझ लीजिए, जवाब यही होगा, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता। मुख्य रूप से विंध्याचल हम इसमें जवाब देंगे। अब चूंकि ये यहाँ पर दक्षिण दिशा में, मतलब ये यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में काफ़ी लंबे क्षेत्र में विस्तृत हैं, इसलिए विद्यार्थियों इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि जब हम मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मध्यकाल में मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही, मध्यकालीन भारत में, मेडाइवल इंडिया में, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर पहला आक्रमण किया अरबी, तो वो सारे के सारे आक्रमण जो हैं, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा भारत में किए गए, वो मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही हुए। चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे फिर हम आगे आ जाएं तो महमूद गजनवी हो, और इसके आगे आ जाएं तो दिल्ली सल्तनत में जैसे हम चले जाएं तो गुलाम वंश का संस्थापक इत्यादि वगैरह। तो ये जितने भी सुल्तान हुए या जितने भी मुस्लिम लुटेरे हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, वो मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही सक्रिय रहे, दक्षिण भारत नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? उसका कारण था कि ये जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, ये भौगोलिक विषमताएं हैं जो किसी भी आक्रमणकारी को डायरेक्टली घुसने से बचाते हैं। अब घोड़ा लेकर के आप इस मैदानी इलाके से सिंधु और ये सिंधु के मैदान से होते हुए आप गंगा के मैदान में एंटर कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन घोड़ा लेकर के आप इन पर्वतों को कैसे पार करोगे? पूरी सेना को लेकर के नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये इलाका बहुत लंबे समय तक मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण से बचा रहा, विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण से बचा रहा। इसीलिए ये पूरा का पूरा इलाका बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि ये इलाका जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध था। एक तो प्राचीन काल में ये सब व्यापार करते थे, तो व्यापार से पैसा तो कमा रहे थे, और लूट का कोई सिस्टम नहीं था, तो पैसा इकट्ठा ही होता जा रहा था। तो उसी समय में ये जो है सोने की चिड़िया बना। और आज भी आप देखोगे तो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा सोने का प्रयोग वहाँ की महिलाएं करती हैं, सामान्य बात है। वो कारण यही था क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सुरक्षित बना रहा। इसको पहली बार तोड़ा किसने? इसको पहली बार तोड़ा, जब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने इस बैरियर को पहली बार तोड़ा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है विद्यार्थियों यहाँ पर पहली बार दक्षिण भारत में हमला किया। और हमला करने के बाद वो इस पूरी के पूरे पठारी इलाके को जीतने में सफल हुआ, और उसे एहसास हुआ कि यहाँ कितना ज़्यादा जो है समृद्धि है। पॉइंट मेरा ये है कि ये तीनों पहाड़ियाँ भूगोल की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसके अलावा इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। समझ पा रहे हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर विंध्याचल को। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे विंध्याचल श्रेणी को। तो चलिए देखते हैं विंध्याचल।
विंध्याचल श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रृंखला, इसका उल्लेख हमारे वेद पुराणों में भी मिलता है। और विंध्याचल श्रृंखला जो है बहुत ज़्यादा पुरानी है, यानी एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा विंध्याचल श्रेणी जो है एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, पेपर में पूछी जाती है। मोड़दार पर्वत यानी हम एक प्रकार से इसको वलित पर्वत कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो विंध्याचल श्रेणी जो आप देख रहे हैं, ये श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, ये श्रृंखला है विद्यार्थियों विंध्याचल। और विंध्याचल श्रृंखला मोड़दार पर्वत है, ध्यान रखेंगे। विंध्याचल श्रृंखला जो है मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंध्याचल श्रृंखला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। और यदि हम इसका विस्तार देखें तो विंध्याचल श्रेणी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो इन पहाड़ियों के नाम हैं वो हैं भारनेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ी। ध्यान रखना, पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए पारसनाथ की पहाड़ियां किस श्रेणी का हिस्सा है, तो विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है। तो ये जो है इन 3 नामों से जानी जाती हैं। लंबाई की अगर हम बात करें कि विंध्याचल श्रृंखला की लंबाई कितनी है, तो विंध्याचल श्रृंखला की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है तकरीबन 1200 किलोमीटर है। यदि हम देखें कि विंध्याचल श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, लंबाई हो गई 1200 किलोमीटर। यदि हम देखें कि इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है विद्यार्थियों, तो विंध्याचल श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है सद्भावना शिखर। ध्यान रखिएगा, विंध्याचल श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई है 753 मीटर। तो विंध्याचल श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई है 753 मीटर। और ये जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो विंध्याचल के बारे में जिन बिंदुओं को हमने जाना वो ये कि एक मोड़दार पर्वत है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसके मुख्य रूप से 3 नाम हैं, भारनेर श्रृंखला, कैमूर श्रेणी और पारसनाथ पहाड़ी। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है विद्यार्थियों सद्भावना शिखर, 753 मीटर ऊंचा है। अब यदि हम देखें तो जैसे ही आप विंध्याचल से आगे बढ़ोगे, विंध्याचल के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है वो पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। ठीक है, विंध्याचल के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है, इसके जस्ट नीचे उस पर्वत श्रृंखला का नाम है विद्यार्थियों सतपुड़ा। तो अब हम सतपुड़ा के बारे में चर्चा करते हैं। सतपुड़ा आपसे पूछेगा कि विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, तो विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा श्रृंखला जो है, सतपुड़ा श्रृंखला के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा टूटी फूटी है, जैसे एक हिस्सा सतपुड़ा का आपको ये दिखाई देगा, दूसरा हिस्सा ये दिखाई देगा और तीसरा हिस्सा ये ऊपर की ओर दिखाई देगा। ध्यान रखना, ये तीनों हिस्से अति महत्वपूर्ण हैं। और सतपुड़ा श्रृंखला जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये ध्यान रखेंगे आप। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कौन सी श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ये आपको पता हो। तो सतपुड़ा जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, वहीं विंध्याचल मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और संरचना की दृष्टि से जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि संरचना की दृष्टि से ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। भाई ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं सतपुड़ा श्रृंखला का, इस हिस्से को राजपीपला पर्वत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, राजपीपला पर्वत या
हम ये भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा श्रृंखला का पश्चिमी भाग, भाई सबसे पश्चिम में यही तो है, सतपुड़ा श्रृंखला का सबसे पश्चिमी भाग राजपीपला पर्वत कहलाता है। सतपुड़ा श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग, भाई ये पश्चिम में हो गया, ये मध्य हो जाएगा, इसका जो मध्यवर्ती भाग है वो महादेव पर्वत कहलाता है। ध्यान रखेंगे, सारे नाम महत्वपूर्ण हैं। महादेव पर्वत, महादेव पर्वत हम कह सकते हैं मध्य में है। और सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वतम भाग या इसका जो पूर्व वाला हिस्सा है उसे हम मैकाल पर्वत कहते हैं। अब मैकाले नहीं है ये, समझे, मैकाले अलग है। मैकाले तो वो हैं जिन्होंने शिक्षा नीति बनाई थी, ठीक है, हाँ जी, जो अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं भारत में, वो मैकाले हैं, ये मैकाल है, तो शब्दों में अंतर रखिए, ठीक। तो इसका जो पूर्वतम हिस्सा है उसे हम कहते हैं मैकाल पर्वत। ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि बताइए सतपुड़ा श्रृंखला के पूर्ववर्ती भाग को किस नाम से जानते हैं। तो सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्व यानी ये वाला इलाका क्या कहलाएगा, मैकाल। मध्य वाला ये वाला इलाका महादेव, महादेव पहाड़ियां, पेपर में पूछ लेगा आपसे, महादेव पहाड़ियां किस श्रृंखला का हिस्सा है, तो सतपुड़ा का। और सबसे पश्चिमतम हिस्सा राजपीपला पर्वत, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो श्रृंखलाएं हैं या जो पर्वत हैं सतपुड़ा के उदाहरण है, मतलब सतपुड़ा में शामिल है। इसके अलावा यदि आप ध्यान दोगे तो विद्यार्थियों सतपुड़ा के इस श्रृंखला के दोनों ओर से नदियां बह रही हैं। सतपुड़ा भ्रंश के दोनों ओर से नदियां बह रही हैं। ऊपर वाली जो नदी आप देख रहे हैं ये है नर्मदा, भाई सतपुड़ा के उत्तर में, और सतपुड़ा के दक्षिण में नीचे की ओर जो नदी आप देख रहे हैं ये है ताप्ती। ध्यान रखेंगे। तो सतपुड़ा भ्रंश से होकर, भाई सतपुड़ा भ्रंश हम क्यों कह रहे हैं, सतपुड़ा भ्रंश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत यानी हिंदी में से भ्रंश पर्वत, ध्यान रखना, भ्रंश पर्वत, ठीक है। तो चूंकि सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, अब ये सतपुड़ा के इस घाटी से बह रही है, उत्तर घाटी से, और ये सतपुड़ा की दक्षिण घाटी से बह रही है। घाटी मतलब पर्वत के नीचे का इलाका। तो ये सतपुड़ा की उत्तर की घाटी से बह रही है और ये सतपुड़ा की दक्षिण की घाटी से बह रही है। अब सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है या भ्रंश पर्वत है, तो जब सतपुड़ा भ्रंश पर्वत है तो उसकी घाटी भी तो भ्रंश घाटी होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आप ध्यान रखेंगे नर्मदा और ताप्ती, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है विद्यार्थियों, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा सिविल सर्विसेज के तो आपको देखने को मिल जाएगा। पीसीएस में तो कई बार आया है कि बताइए कौन कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा नर्मदा और ताप्ती। हालांकि एक नदी इसमें और है जो 2019 के पीसीएस एग्जाम में पूछी गई थी कि कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है भारत में। अब इन दो का नाम तो हर आदमी रट्टा मान लेता है जो भी थोड़ा बहुत पढ़ता है, ये ऑप्शन में ही नहीं थे, फिर क्या बताओगे। तब उसका जवाब था दामोदर। ध्यान रखना, जब हम नदियों का अध्ययन करेंगे भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जब जो अपवाह तंत्र है उसको जब हम पढ़ेंगे तब ये आएगा। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखना कि नर्मदा ताप्ती के अलावा दामोदर भी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है, उसे हम देखेंगे बाद में। तो फिलहाल हम इस टॉपिक की बात करें कि नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर के बह रही हैं। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती, ये दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियां हैं। काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार आ चुकी हैं। अब हम देखें कि सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ध्यान रखेंगे, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत। तो विद्यार्थियों सतपुड़ा श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है धूपगढ़। सतपुड़ा श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नामक स्थान पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ध्यान रखेंगे, सतपुड़ा श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये बात हो रही है पूरे सतपुड़ा की, यानी राजपीपला से लेकर मैकाल तक।
अब यहां एक स्पेशल सवाल पूछ लेता है कि बताइए मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत, मतलब मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ। अभी जो हमने देखा धूपगढ़ वो पूरी सतपुड़ा का है, ठीक है, अच्छी बात है। यहां हम पढ़ेंगे केवल अब मैकाल का। तो पूरे सतपुड़ा का पूछे तो धूपगढ़ जवाब हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेशल मैकाल का पूछ लिया कि मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए, तो मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है अमरकंटक। ध्यान रखना, मैकाल का सबसे ऊंचा पर्वत है अमरकंटक, 1036 मीटर ऊंचा है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। और पूरी सतपुड़ा श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़। जैसे एग्जाम में पूछे वैसे ही बताना, ठीक है। आपने रट्टा मान लिया कि धूपगढ़ सबसे ऊंचा पर्वत है पूरी सतपुड़ा का, ठीक है, अच्छी बात है। पेपर में आ गया सवाल कि बताइए मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपको पता है भाई मैकाल जो सतपुड़ा में है, तो धूपगढ़ लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है अमरकंटक, 1036 मीटर ऊंचा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है अमरकंटक। अमरकंटक भूगोल की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमरकंटक से काफी सारी नदियों का उद्गम आपको दिख रहा है। जैसे अमरकंटक के पश्चिम से निकल रही है नर्मदा नदी, आप देख सकते हो। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम से निकल रही है नर्मदा नदी। अमरकंटक के उत्तर से निकल रही है सोन नदी, जो कि पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और दक्षिण के पठार से गंगा में आकर मिलने वाली इकलौती नदी सोन ही है। तो सोन कहां से निकल रही है? अमरकंटक के उत्तर से। नर्मदा कहां से निकल रही है? अमरकंटक के पश्चिम से। और महानदी कहां से निकल रही है? अमरकंटक के दक्षिण से। तो अमरकंटक एक जंक्शन है, जंक्शन ही है, तीन नदियों को एक साथ निकाल रहा है। भाई ऐसा स्थान जहां पर 3 रास्ते खुले उसे जंक्शन कहते हैं। तो देखो नदियों के लिहाज से जंक्शन है, क्योंकि इसी अमरकंटक जंक्शन से उत्तर दिशा में सोन नदी निकलती है, दक्षिण दिशा में महानदी निकलती है, जो कि आगे जाकर के ओडिशा के निकट समुद्र में विलीन होती है। और इसके पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंटक की लोकेशन काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आज हमने जो प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख जो पर्वत थे उनका हमने अध्ययन किया। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का विशेष विस्तृत अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो के लिए एक लाइक और लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे हमें थोड़ा सा जो है काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है कि हाँ भाई लोग हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इतना आप लोगों से सहयोग चाहूँगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।